वो इसलिए जियाए सामने की तरफ झुका। उसकी आंखों में गंभीरता के साथ खूनी हवस तैर रही थी। क्योंकि तुमने हमें यह नहीं बताया था कि वो एक पब्लिकेशन हाउस का मालिक होने के साथ साथ एक बहुत ही ताकतवर इंसान भी है। उल्टा तुमने यह कहा था कि वो बस छोटे मोटे गुंडों से लड़ने लायक है और कुछ भी नहीं। जियाए की बात और हावभाव से करण की फट चुकी थी। ये ठीक वैसा ही था जैसे शेर के सामने निहत्थे होना। कब वो हमला कर दे कोई भी भरोसा नहीं। डरना लाजमी था क्योंकि वह अच्छे से जानता था जियाए बहुत बड़े असैसिन ऑर्गेनाइजेशन का राइट हैंड था। हालांकि यह बात तो माननी पड़ेगी कि जियाए का ऑर्गेनाइजेशन कॉन्ट्रैक्ट का बहुत पक्का था और जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव था वो करण को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। ये बात मुझे खुद पता नहीं थी। जो पता था वही बताया। बाकी का तुम पर इसलिए छोड़ दिया क्योंकि सौरभ ने बताया था कि तुम पर हर हाल में भरोसा किया जा सकता है। वह बोलने से पहले हिचकिचाया पर थोड़ी सी चाटुकारिता से अपना काम कर दिया। ठीक है, मैं और मवेरे साथी उस जय की पूरी कुंडली निकाल लेंगे और वो ड्रग भी ढूंढ लेंगे। जियाए की बात सुनकर कर्ण थोड़ा शांत हुआ। पर क्योंकि कंटेनर पकड़ा गया है, तुम्हें पूछताछ के लिए तैयार रहना चाहिए। पूछताछ की बात सुनते ही उसके माथे पर परेशानी की रेखाएं आ गई। वह जानता था कि इस हादसे ने पूरी पुलिस को सकते में ला दिया था। यहाँ तक कि पॉलिटिकल ओपिनियन भी बदल गया था। तो उसका इस सब से बाहर निकलना जरूरी था। मैं निकलता हूँ। जब जरूरत पड़े तो मुझे मैसेज पहुँचा देना। समझ गया, कनन ने धीमी आवाज में कहा और वो तीनों किसी साये की तरह बिना पैरों की आवाज के अंधेरे में ही गायब हो गए। बाहर आते ही उन्हें एक काली कार कोने में खड़ी हुई दिख गई। एकदम काली कार, काले शीशे वाली। वो तीनों पीछे की पैसेंजर सीट पर जाकर बैठ गए। सीट काफी बड़ी थी और अंदर से कार बहुत ही लक्सरी थी, पर अंदर एक बैंगनी लाइट जल रहा था जो कि अंधेरे के ही समान था। सामने की सीट पर एक ड्राइवर बैठा हुआ था जो देखने में इंडियन ही था। वह चुपचाप बैठा हुआ था। हमें कब तक इस कीड़े की बात सुननी पड़ेगी? जियाए के बाजू में बैठे हुए एक लंबी टोपी वाले ने कहा। चेहरा अभी भी उसका साफ नहीं दिख रहा था, पर उसके हाथ की मांसपेशियों की बनावट जियाए से 2 गुनी थी और वह असल में एक बॉडीगार्ड लग रहा था। भूलो मत किनक्स, हमारा मुख्य काम उस ड्रग को ढूंढना है जो जय के दोस्त ने बनाया था। जियाए की दूसरी तरफ बैठे आदमी ने भारी आवाज में कहा। उसने एक हुड वाला जैकेट पहन रखा था। उसका शरीर भी भरा हुआ था, पर किनक्स ज्यादा टाइट मांसपेशियां थी उसकी, जैसे कोई बड़ा सा सांड हो। देसू की बात सही है किनक्स, इन छोटे मोटे कीड़ों से हमारा कोई खास लेना देना नहीं है। एक बार मिशन पूरा हो जाए इस पूरे शहर को जलाकर खाक कर देंगे। बहुत ही ठंडी आवाज में जियाए बोला। उस जय का क्या करना है? देसू ने पूछा। उसकी पूरी जानकारी निकालो, कोई भी चीज नहीं छूटनी चाहिए। ओह, लगता है ये जय काफी दिलचस्प है। क्या मैं उसका काम तमाम कर दूं? बहुत ही अश्लील चेहरे के साथ उसने अपने होठों को सांप जैसी जीभ से चाटा। उसका चेहरा जैसे बिगड़ सा गया था। जय अकेला नहीं है जिससे हमारे प्लान को खतरा है। हमें उस ब्लैक हॉक पर भी ध्यान देना होगा। उसने पिछली बार हमसे वो चॉपर चुरा लिया था। वो आर्टिफैक्ट वापस लेना जरूरी है। जियाए ने जब यह कहा तो ऐसा लग जैसे पहली बार उसके चेहरे पर गुस्सा आया था, पर पल भर में गायब भी हो गया। ब्लैक हॉक का तो समझ आता है, उसके पास एक आर्टिफैक्ट है, फिर उस जय पर इतना ध्यान देने की क्या जरूरत है? किनक्स ने संदेहपूर्वक पूछा। जियाए ने आगे झुककर अपनी गंभीरता दर्शाई। एक पल के लिए ऐसा लग जी कोई पुराना सा बदला उसके मन में था जय के खिलाफ। क्योंकि उस जय ने हमारे 20 लोगों को अंडरवर्ल्ड में ढूंढकर मार दिया है। वो लोग कमजोर नहीं थे और जब उसका वीडियो मैंने देखा तो वह अच्छा नजारा नहीं था। जियाने ने गंभीरता से कहा। क्यों?
आखिर ऐसा क्या खास है उसमें? दोनों ने एक साथ सवाल किया, जिसका जवाब देने में जियाए ने देर नहीं की और उसकी आवाज के भाव अब भी गुस्से से भरे हुए थे, क्योंकि उस जय ने आई ऑफ होरस सीख रखा है, इसलिए वो हमारे मिशन के लिए खतरा है। उसके बाद उनकी बातें उस बंद गाड़ी के साथ ही वहां के अंधेरे में गायब हो गई। उस रात स्याह बदलों ने जिस ओट में आसमान को ढक रखा था, वो आने वाले समय के लिए अच्छा संदेश नहीं था। अगली सुबह तक तो पूरी न्यूज में हर जगह एक ही खबर चल रही थी। सालों की शांत के बाद आज एक बार फिर मुंबई शहर ह्यूमन ट्रैफिकिंग की चपेट में। नवी मुंबई अस्पताल के पीछे कार्गोयार्ड में मिली 80 मासूम जाने। वाशी पुलिस ने की छापेमारी और सभी मासूम बच्चियों की जिंदगियां बचाई। माना जा रहा है कि कोई बहुत ही पावरफुल गैंग सालों से छुप कर दे रही है इस तरह के गैरकानूनी कायदों को अंजाम। बड़ी शख्सियतों के इस सब में शामिल होने की गुंजाइश। न्यूज चैनलों और अखबार में यही खबर जोरों शोरों से थी। उन लड़कियों के माँ बाप, पूरा परिवार, यहाँ तक कि दोस्त भी इस हुए गंदे कृत्य को लेकर क्रोधित थे। सोशल मीडिया पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर कैंपेन चल रहा था। आज लोगों का एक असली सत्याग्रह सड़कों पर चलता हुआ दिख रहा था, जिसे किसी के बहकावे की जरूरत नहीं थी। सभी अपने दम पर अपनी बात पर अडिग रहने के लिए जमा हुए थे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में फंसी लड़कियों को न्याय दिलाने की मांग चल रही थी। कल रात के इंसिडेंट ने पूरे के पूरे शहर को सूखे पत्ते की तरह हिलाकर रख दिया था। खासकर नेताओं के अंदर इस बात का खौफ था कि अगर उन्होंने जल्दी से कोई कदम नहीं उठाया तो ना जाने जनता क्या करेगी। कल रात को ही कार्गोयार्ड से लौटकर हिमांशु ने आसुना और निहारिका को अपने सेक्रे बेस में ले आया था। अतुल रात से ही पुलिस स्टेशन में था। सारी की सारी पुलिस और अस्पताल के डायरेक्टर्स की रात को ही मीटिंग बुलानी पड़ी थी। कमिश्नर राकेश राव ने गोपाल अस्पताल को सभी का इलाज मुफ्त में करने के लिए आदेश दिया था, जिसे बिना किसी परेशानी के अस्पताल वालों ने मान लिया था। पर उसके बाद से ही इस मामले की अच्छे से छानबीन करने की जिम्मेदारी ने सभी पुलिस वालों को व्यस्त रखा था। निहारिका और आसुना अंदर कमरों में आराम कर रही थी, जबकि अभी उठकर आए सभी हिमांशु की टीम वाले मेन रूम में एक टेबल के इर्द गिर्द बैठे हुए थे। सभी के हाथ में कॉफी का एक मग था। क्या सभी की नींद अच्छी रही? हिमांशु ने छोटी सी मुस्कान के साथ पूछा। सभी के चेहरे पर 12 बजे हुए थे, जैसे रात भर सो नहीं पाए हो। खासकर पुनीत की हालत ज्यादा खराब लग रही थी। वह कल रात से ही अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। उसे कई बार उल्टियां हुई थी। चेहरा सफेद से पड़ गया था। पुनीत, मुझे लगता है तुम्हें और भी आराम की जरूरत है। जाकर आराम करो। नहीं सर, मैं पहले से ठीक हूँ। मौतें देखना अलग बात होती है जब मरने वाले बुरे लोग हो, पर उनका चेहरा टेबल पर टिका हुआ था। वह पेट पकड़े बोल रहा था। मासूमों का टॉर्चर देखना समझ सकती हूँ, बहुत ही अनकंफर्टेबल था। टीना में पुनीत की बात पूरी की। वह भी कल रात के दृश्य से उभरी नहीं थी। आखिर वो खुद एक लड़की थी। उसके अंदर बहुत गुस्सा पनप रहा था। इतना तो समझ आ गया कि जय इस सब के पीछे बिल्कुल भी नहीं था। राम ने कॉफी का मग मुंह से लगाया और यह भी कि उसे अंडर एस्टिमेट करना बहुत बड़ी गलती थी। राघव ने अपनी गर्दन को सहलाते हुए कहा, कल रात उसने जय की ताकत को खुद परख लिया था और उसका स्वाद भी चख लिया था। जय की कही हुई बात ने तो सभी को और भी कंफ्यूजन में डाल दिया था। जय के साथ धोखा हुआ, यह सब जानते हैं। मतलब जय की बातों से तो यही साबित हो रहा था कि नित्या रेड ऑक्टोपस नाम के आतंकवादी संगठन से जुड़ी हुई है, और वह भी बहुत गहराई से। उसने नवल से शादी की और बाद में नवल को भी धोखा ही दिया। फिर इसमें ऐसी कौन सी बात थी जो जय के हिसाब से धोखे जैसी नहीं थी? किसी को भी यह समझ नहीं आ रहा था। तुम्हारी बात मुझे तो पल्ले नहीं पड़ी। कुछ खुल के बताओ तो जाने, आसुना ने सीधे पूछा।
देखो बात कुछ ऐसी है कि अगर कोई हमें धोखा देता है मेरा मतलब जानबूझकर, तो उसके चेहरे पर कोई अफसोस नहीं होता, उलट एक अजीब सी हंसी होती है जो रह रह कर चुभती है और नफरत का कारण बन जाती है। जय की बात में गहराई थी पर आसुना, और निहारिका जय को बहुत हद तक समझती थी, इसलिए उन्हें जय की बातें घुमाई हुई नहीं लगी। पर जब नित्या ने मुझे जहर दिया, धोखा दिया तो उसके चेहरे पर दुख था, कोई हंसी नहीं। ऐसा लगा जैसे उसे करना कुछ और था और वो कर कुछ और बैठी। जियाजी और उसके बीच हुए संवाद से तो यही लग रहा था कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, और जियाजी ने नवल के साथ जो किया था उससे वो खफा थी, पर वह कुछ कर नहीं पाई। शायद कोई मजबूरी थी, मैंने देखा था उसके चेहरे पर। जय का मन बोलते बोलते भारी हो गया था, जैसे उसके सीने में दर्द हुआ। उसने अपने सीने को हल्के से दबोचा। सभी ने जय की बातें सुनी, जिनका एक ही तुक बनता था कि नित्या ने जो भी किया वो मजबूरी में किया और नवल को वो नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। अगर तुम कह रहे हो तो सही ही होगा, तुम बातें गलत समझ सकते हो, जज्बात नहीं। मुझे जय की बात पर भरोसा है, निहारिका ने बढ़ते कन्फ्यूजन के बीच कहा। जय की हालत देखकर और निहारिका पर उसका भरोसा देखकर सभी ने यह रिस्क उठाने का मन बना लिया। सभी ने जय को कह दिया कि हमें तुम पर भरोसा है, पर जब तक यह कन्फर्म नहीं हो जाता तब तक। नित्या वाली बात खत्म हुई ही थी कि एक नई बात के साथ शैली बोली।